राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में अपनी सरकार को बचाने में कामयाब हो पा रही है या फिर नहीं? क्या दिल्ली जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में धराशायी हो जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में टिकना क्या नामुमकिन हो जाएगा? क्या केंद्र के स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? जहां हरियाणा में हम भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के फैसलों के खिलाफ जा रहे हैं, जहां बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार सीएम नेतृत्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, तो वहीं मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और इसी बीच हम ये भी देख रहे हैं कि किस आधार पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एक ऐसा फैसला लेते हैं जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र के स्तर पर मजबूत करने के लिए या कहें कि केंद्र की सरकार को बचाने के लिए जो नाव है, इस पर जो दो पहिए हैं, वो कहीं ना कहीं टीडीपी और जेडीयू है और ये मोदी सरकार को बचाए हुए हैं। लेकिन अब यही दो पहिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो इसके अलावा अन्य राज्यों में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी में खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में क्या राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचाने में कामयाब होगी या फिर नहीं? कई बड़े सवाल जुड़ जाते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हाल ही में चंद्रबाबू नायडू ने रमजान के पाक महीने पर एक ऐसा फैसला लिया है कि सभी कर्मचारियों को 1 घंटा पहले यानी कि 4 बजे छुट्टी देने तक का ये जो फैसला है, ऐलान जो किया गया है, ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस फैसले के विरुद्ध नजर आई जब तेलंगाना में ऐसा फैसला लिया गया मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के जरिए, लेकिन जब आंध्र प्रदेश में ये फैसला लिया गया तो भारतीय जनता पार्टी चुप नजर आई। क्या चंद्रबाबू नायडू की वजह से भारतीय जनता पार्टी को खतरा सता रहा है? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो नाज़मीन हमें ये समझना पड़ेगा कि जितने भी बीजेपी के सहयोगी दल हैं या सहयोगी संगठन हैं जो राजनीतिक तौर पर एक्टिव हैं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो सब बीजेपी की विचारधारा पर चलते हुए नजर आएंगे। आपने देखा बीते दिनों भी नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो या और तमाम दल हो, वो ये बात कहते हुए नजर आए कि बीजेपी के साथ तो हम हैं, लेकिन बीजेपी की आइडियोलॉजी विचारधारा के साथ हम चलते हुए या सहमत होते हुए नजर नहीं आएंगे। आप जरा देखिए जयंत चौधरी को जो बीजेपी के साथ हैं, एक समय जब कांवड़ यात्रा चल रही थी और नेम प्लेट का जिक्र आया था, पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ वो नजर आए थे। यहाँ तक कहते हुए नजर आए थे कि क्या नेम प्लेट अब अपने कह सकते हैं सीने पे लिखवा लें। इसके अलावा आप चिराग पासवान को देख सकते हैं, वो भी कई बार बीजेपी से कह सकते हैं पूरी तरह सहमत नहीं आते, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या जो विशेष राज्य का दिए जाने का मुद्दा हो, नीतीश कुमार हो वो वक्फ बोर्ड पे कहीं भी सहमत नजर नहीं आते। चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो वो जिस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई 1 घंटा पहले या यूं कहा जाए कि जो तय समय है उससे 1-1.5 घंटा पहले जो मुस्लिम समुदाय से बच्चे आते हैं, काम करते हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनको छुट्टी दी जाए। और इसी बात को लेकर बीजेपी ने तेलंगाना में काफी हो हल्ला किया था, क्योंकि आपको याद होगा कि जब रेवंत रेड्डी ने कहा कि भाई जो भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जो बच्चे काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं, जो लोग भी कह सकते हैं संस्थानों में काम करते हैं, उनको 1-2 घंटा पहले छुट्टी दी जाए ताकि वो अपने धार्मिक कार्यों को भी साथ में कर सकें। और इसकी मजम्मत या इसकी एक तरीके से मुखालफत बीजेपी करती हुई नजर आई थी कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। लेकिन जब उनके ही सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू, मुख्यमंत्री, टीडीपी की कह सकते हैं पार्टी, पवन कल्याण जो खुद को बहुत बड़ा इस समय बड़ा नेता बनाने में लगे हुए हिंदुओं का आप देख रहे हैं, जब जो कुंभ में अगर डुबकी लगाते हैं उस समय भी एक जो धार्मिकता को जो रिप्रेजेंट करने वाले कपड़े पहनते हुए नजर आते हैं, उसको लेकर भी काफी बातें कही गई। लेकिन देखिए वो भी उसी सरकार का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर जब चंद्रबाबू नायडू कहते हैं तो उनकी भी चुप्पी नजर आती है। तो ये जो तमाम चीजें बता रही हैं कि क्या बीजेपी के अंदर खाने में अब कोई ऐसी बात चल रही है जो आपस में जो अब तक गठबंधन की मजबूत ताकत दिखाई पड़ती थी, वो अब दरकने लग गई। आप जरा आप देखिए कि
बिहार को हम देखें तो नीतीश कुमार के साथ में लगातार टकराहट की खबरें निकल के सामने आती हैं। सर नीतीश कुमार हाँ। तो दिल्ली भी नहीं जाते, न्योते को कहीं ना कहीं जी। ठुकरा देते और हैं देखिए वो। सिर्फ नीतीश हाँ। कुमार ने, योगी जी का दिल्ली हाँ, ना आना अपने आप में बिल्कुल। बहुत बड़ा सवाल बन जाता है नाज़मीन, क्योंकि यही योगी जी हैं जो दिल्ली में आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, बटोगे तो कटोगे और जी। यमुना और तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आए। लेकिन जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसमें उनकी मौजूदगी नजर नहीं आती है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो जी। हमेशा हिंदू मुस्लिम के बयान देने को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, वो भी काफी ज्यादा एक्टिव रहे। लेकिन जब चुनाव खत्म होने के बाद जब बीजेपी सरकार में 20 तारीख को जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसमें उनकी भी मौजूदगी नजर नहीं आई। तो अब यही देखा जा रहा है कि क्या यहाँ से बीजेपी की जो सरकारें हैं क्या दरकने का उनका काम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि मणिपुर को आप देखिए, बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत 37-38 सीटें 60 में से, फिर भी उनको वहां पर राष्ट्रपति शासन लगवाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आप जरा हरियाणा चलिए, वहां पर जाकर देखिए अनिल विज और किस तरह नायब सिंह सैनी के बीच में मनमुटाव दिखाई पड़ता है। अनिल विज तो इतने नाराज हैं, खुलेआम नायब सिंह सैनी को के बारे में बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि काम धाम तो कुछ है नहीं, हेलीकॉप्टर में यहाँ से वहां सिर्फ घूमने के अलावा। ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। जरा राजस्थान में जाकर देखिए, जो किरोड़लाल मीणा हैं वो लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठाए, लगातार नाराजगी उनकी निकल के सामने आती है। तो ऐसे तमाम तथ्य हैं नाज़मीन जो ये बताते हैं कि यहाँ से बीजेपी की जो सरकारें अब तक ऐसा लग रहा था कंफर्टेबली चल रही हैं, उनके बीच में अब ऐसा लगता है कि दरारें पड़ने का जो काम है वो शुरू हो गया। और देखिए आपने देखा भी होगा कि दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी को बनाने का मौका मिला। 27-28 साल के बाद बीजेपी सत्ता में आती हुई नजर आई। 48 विधायक दिल्ली की जनता ने बीजेपी को दिए, लेकिन एक मुख्यमंत्री को चुनने में उनको 12-13 दिन का समय लग गया। हर कोई यही बात कह रहा था कि भाई आखिर बीजेपी के अंदर खाने में चल क्या रहा है। क्योंकि शुरुआत में प्रवेश वर्मा का नाम आ जाता है, कभी जो है कपिल मिश्रा का नाम आ जाता है, कभी कह सकते हैं कि मोहन सिंह बिष्ट का नाम सामने आ जाता है, कभी जो और तमाम लीडर्स उनका नाम सामने आ जाता है। तो आखिर ये बीजेपी में क्या चल रहा है, इसको लेकर हर कोई ये बात कह रहा है कि क्या अब जो नेता हैं उनके बीच में तालमेल बिगड़ रहा है। क्योंकि योगी जी के साथ में जो लोग काम करते हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हो या ब्रजेश पाठक हो, उनके बीच में काफ़ी रस्साकशी चलती है। और मज़े की बात यह नाज़मीन कि कल ब्रजेश पाठक भी थे, केशव प्रसाद मौर्य भी थे, लेकिन योगी जी नहीं थे। तो ये अपने आप में कई सवाल बन जाते हैं जो इशारा करते हैं कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। सर एक और सवाल लेना चाहूंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी खुद अकेले अपने दम पर 240 सीटों को जीत पाई थी, और गठबंधन की बात करें तो 293 के करीब यहाँ पर सीटें जीती गई थी। ऐसे में एकनाथ शिंदे की ताकत बढ़ने की बात कही जा रही है। उद्धव ठाकरे के सांसद एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार नाराज दिखाई देते हैं। चंद्रबाबू नायडू के भी फैसले बीजेपी के खिलाफ नजर आते हैं। तो क्या यकीन माने कि जो केंद्र में मोदी सरकार है, जैसे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हम उस वक्त कोई दावा पेश नहीं करेंगे, हम आपत्ति नहीं जताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने देंगे। लेकिन क्या मौका नजदीक आ रहा है, क्योंकि अन्य दल तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय की बात भी नहीं है कि बीजेपी के साथ में जो सहयोगी दल हैं वो लगातार अब ये समझ पा रहे हैं कि उनकी वजह से बीजेपी है। देखिए बीजेपी जब बहुमत में थी तब और जब बहुमत में नहीं है तब दोनों में बड़ा अंतर आ गया है। क्योंकि आप जरा देखिए 240 पे बीजेपी नजर आती है। अगर यहाँ से नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू नाराज हो जाते हैं या और बाकी दल यहाँ वहाँ हो जाते हैं, तो बीजेपी को सरकार बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि 15-20 जो सीटें हैं वही ज्यादा है बीजेपी के पास में। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि जो सहयोगी दल हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी फिर भी आंखें बंद किए हुए। क्योंकि अगर ये फैसला जब बीजेपी ताकतवर होती, 300+ सीटें बीजेपी के पास होती और चंद्रबाबू नायडू तब ये फैसला करते, तो बीजेपी उनको गठबंधन से अलग करती हुई नजर आती। लेकिन चूंकि आज मजबूरी ऐसी है कि बीजेपी को सब कुछ सुन के भी चुप रहना पड़ता है, इसीलिए चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो या फिर जो आरएलडी के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी हो, ये तो सब जो नेता हैं लगातार बीजेपी को समय समय पे उसका एहसास दिला रहे हैं कि भाई आप अगर सरकार में हो तो हमारी वजह से, और हमारे खिलाफ अगर आप गए या हमारे खिलाफ कोई स्टेटमेंट आपने दिया तो फिर हम आपको जो है जमीन पर लाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि बीजेपी अपने दम पर सरकार में नहीं रह सकती और यही वजह है कि गाहे बगाहे जितने भी दल हैं वो अपनी ताकत को बताते हुए नजर आते हैं और जो अपनी आइडियोलॉजी है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने पहले भी मुस्लिम समुदाय के लिए तमाम सारी योजनाओं की घोषणा की थी, तमाम सारी बातें सामने रखी थी, और वही बात अब एक बार फिर करते हुए नजर आ रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग काम करते हैं, जो वर्किंग है, उनको समय से 1 घंटा पहले उन्होंने रियायत दी है कि भाई आप 1 घंटा पहले अपना काम छोड़ दें ताकि घर जाएं, अपना जो भी प्रोसेस
होता है धार्मिकता के हिसाब से वो सब करें, तो ये जी। अपने आप में बेहद अच्छा फैसला माना जा सकता है। लेकिन वही फैसला जब तेलंगाना में होता है तब बीजेपी ये कहती है कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, और यहाँ पर बीजेपी के जो लब है, जो जुबान है, वो चुप पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं बड़ी ताकत के साथ में मौजूद हैं। 15-16 उनके सांसद हैं। अगर वो नाराज हो जाते हैं तो बीजेपी की सरकार जो है भर भराते हुए गिर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार भी ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला करते हुए नजर आ सकते हैं। तो जरा देखिए 12 और अगर 16 को मिला दिया जाए तो ये 28-30 का आंकड़ा बना चला जाता है नाजमीन। और बीजेपी के पास कुल मिलाकर देखा जाए, कुल जमा जो उनके साथ में लोग हैं उन सबकी सीटें मिलाकर देखी जाए तो 293 सीटें बनती हैं, और 30 अगर कम हो जाए तो ये 63 पे यानी 263 पे आ जाती हैं, और अल्पमत बीजेपी यहाँ पर आ जाएगी। देखिए बिल्कुल अल्पमत में तो तब भी भारतीय जनता पार्टी कही गई थी जब एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को पास करवाने के लिए लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद मौजूद नहीं थे। ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र के स्तर पर और कहीं ना कहीं राज्यों में भी अपने सहयोगी दलों के सहारे टिकी हुई है। लेकिन देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्या बिहार विधानसभा चुनाव क्या बड़ा फैसला करता हुआ नजर आएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और राज्य में टिकी रहेगी, या फिर मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। इस मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या हो सकती है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।